36। अविनाश की बातें मानो श्रुति को तीर की तरह चुभी। उसका ये मानना था कि छोटे शहर से आई हुई लड़कियां हमेशा कम अक्लमंद होती हैं। वो इस बात को पहले भी बार बार दोहरा चुका था। हमेशा मोना के साथ उसकी तुलना कर देता था। अविनाश हमेशा दिखावे पर ही ज्यादा ध्यान दिया करता था। उसे पता था कि श्रुति आखिर में कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और उसे एक और बहाना मिल जाएगा उसे ताना कोसने में। हालांकि अविनाश ये सब जानबूझकर नहीं करता था, लेकिन उसे ये मौका हमेशा बार बार मिल ही जाता था। इस बार श्रुति ने मानो ठान लिया था कि वो अविनाश को उसे फिर से ताने मारने का मौका ही नहीं देगी। दोपहर से ही वो इस काम पर लग चुकी थी। हालांकि डॉक्यूमेंट्स हमेशा से ही श्रुति अपने पास ही रखती थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स जब वो नई नई जॉब के लिए लगी थी तो मामा जी के यहाँ शिफ्ट हो जाने की वजह से उसने रखे थे। श्रुति ने 2 महीने पहले अवी का भेजा हुआ मेल लैपटॉप में से फिर से ढूंढ निकाला। उसने अपने ऑफिस का मेल ही जैसे का तैसा उसे फॉरवर्ड किया था, जिसमें साफ तौर पर यूएस जाने के लिए लगने वाली सारी फाइल और पेपर्स लिखे हुए थे। उस पीडीएफ को स्कैन कर उसने दोबारा बड़ी ही लगन से सारी बातें पढ़कर नोट कर ली। एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स नए सिरे से स्कैन करके उसने दोबारा उनकी पीडीएफ फाइल बनाई। कुछ पेपर्स जो उस वक्त नहीं जमा कर सकी थी वो उसे मामा जी के यहाँ से उठाने थे। जल्दी से खाना खाकर उसने सासू माँ को सारी बात बताकर मामा जी के यहाँ जाने की इजाजत मांग ली। साथ में वो पलक को भी अपने साथ ले गई ताकि वो साहिल से मिल सके। आने वाले 2 दिन में वैसे भी उसके घर वाले सब कानपुर लौटने वाले थे। पलक के साथ आने से उसे भी घर वालों के साथ समय बिताने का मौका मिल जाने वाला था। मामा जी के घर आते ही ऊपर कमरे में जाकर श्रुति अपने काम में लग गई। पलक के घर आते ही मानो घर की औरतों ने उसे घेर ही लिया। उसे सबने नाम की तरह ही पलकों पर ही बिठाना था, सो लाड प्यार अलग से किए ही जा रहे थे। सगाई के लिए अलग से की गई शॉपिंग दिखाने में भी मामी जी ने कसर नहीं छोड़ी। घर के अपने होने वाली सासू माँ के बीच ऐसे घिर जाने से पहले पलक को अच्छा तो लगा, फिर वो उन्हीं में बातों में घुल मिल गई कि साहिल को मानो भूल ही गई। इधर साहिल ने कितने ही मैसेज कर दिए पलक के मोबाइल में कि किसी तरह वहाँ से खिसक कर उसके पास आ जाए ताकि उन दोनों को जरा सा क्वालिटी टाइम मिले। बंगले के छत पर मामा जी ने अच्छा सा गार्डन बनाया था और ऊपर 2 कमरे भी बनवाए थे। श्रुति और रिया शादी से पहले ऊपर के कमरों में ही रहती थी। ऊपर रहने से ऑफिस का काम तो हो ही जाता था और प्राइवेसी मिलती थी सो अलग। श्रुति को गार्डन में लगाए गए खूबसूरत फूलों से ऊपर का कमरा बहुत अच्छा लगता था। रात भर फूलों की महक से ऊपर का बरामदा खुशबू से भरा रहता था। श्रुति अभी भी ऊपर के अपने कमरे में कंप्यूटर पर अपने काम में ही लगी पड़ी थी। साहिल को इस बात का जरा भी पता नहीं था कि उसकी बहन ऊपर है। वो तो किसी भी बहाने से पलक को ऊपर वाले कमरे में लाकर उसके साथ थोड़ा गुल्लू गुल्लू और प्यार की बातें करना चाहता था। पलक ने फोन साइलेंट पे रखा था और सब उसकी ओर ही देख रहे थे, तो उसे फोन उठाने में भी दिक्कत हो रही थी। आखिरकार उसने ये बहाना किया कि श्रुति उसे ऊपर वाले कमरे में बुला रही है, किसी जरूरी काम से बोल निकल पड़ी वहाँ से। पलक ऊपर सीढ़ियों से टेरेस के गार्डन में आई, लेकिन उसे साहिल कहीं नजर नहीं आया। साहिल जानबूझकर छुपकर उसे बस निहार रहा था। वो उसे देरी से आने की सजा देना चाहता था। पलक ने कई बार फोन किए पर साहिल ने उसका फोन ना उठाते हुए काट दिए। पलक ने गुस्से से जोर से आके कह ही दिया, चुपचाप बाहर आकर मुझसे बात करनी है तो आ जाओ मेरे सामने, नहीं तो मैं अभी के अभी निकल पड़ूंगी यहाँ से सीधे नीचे। सोच लो वरना मैं ये चली। पलक जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, साहिल ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में ले लिया। आज पहली बार साहिल ने ऐसी हरकत की थी। पलक उसकी छाती से जाकर मानो ऐसे लिपटी जैसे किसी पेड़ से बेल जाकर लिपट जाती हो। पलक ने अपने दोनों हाथ उसके पीठ पर जमा दिए। इसे अपनी हाँ समझ साहिल को और पहल करने में देर नहीं लगी। उसने भी पलक को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों कितनी ही देर एक दूसरे की बाहों में कैद थे। दुनिया जहाँ की किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। साहिल ने पलक के माथे को चूम लिया और अपने प्यार का इजहार कर उसके होठों को अपने होठों से एक दीर्घ चुंबन ले लिया। पलक ने बिल्कुल इनकार नहीं किया, लेकिन उसके भी तन बदन में मानो एक बिजली सी दौड़ गई। सगाई के बाद और शादी से पहले का दौर कुछ होता ही ऐसा है कि मर्यादा की सीमा कोई पार करना नहीं चाहता।
लेकिन प्यार के पल ऐसे कुछ कोई जरूर गुजारना चाहता है। दोनों एक दूसरे में इतने लीन हो चुके थे कि मानो दुनिया की कोई ताकत अब उन्हें एक दूसरे से जुदा न कर सके। काफी देर एक दूसरे से लिपट मानो पलक ने कमरे में चलने का इशारा किया। ऐसे खुले में कोई भी पकड़ लेने का डर जो था। साहिल ने पलक को अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ले आया। कमरे में आते देख श्रुति ने मुड़कर देखा तो ये दो हंसों का जोड़ा कुछ और भी करने के मूड में तैयार बैठा था। दोनों को इतनी भी सुध नहीं थी कि कमरे में एक बार झांक कर ही देख ले। दोनों दरवाजा खुला रखकर ही शुरू होने ही वाले थे कि श्रुति मानो चिल्लाई, ओए रोमियो जूलियट, जरा सब्र करो यार, पहले देख तो लो कि सिग्नल लगने से पहले, गाड़ी को भगाने से पहले रास्ता क्रॉस करते हुए मुसाफिर दाएं और बाएं देखा करते हैं। आप दोनों ने तो इधर उधर की तो छोड़ो, कमरे में देखने की भी मेहनत नहीं उठाई। और भाई आप, बड़ी आग लगी पड़ी है आप में कि ना इधर देखा ना उधर और सीधे बैटिंग में लग गए। हाँ, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन सावधानी भी उतनी ही उठाई है। अभी जो एक्सीडेंट हो जाता उसका एकमात्र गवाह मैं साबित होती ना। मुझे बुआ बनना है पर इतनी जल्दी भी नहीं। सावधानी से दुर्घटना भली भाई। कितना गलत बोलती हो तुम, दुर्घटना से सावधानी भली होती है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो श्रुति? साहिल का मानो पूरा मूड ही ऑफ हो गया। पलक तो शर्म से ही पानी पानी हुए जा रही थी। काम से आई थी भाई और पूरा भी कर दिया, लेकिन यहाँ आप कोई और ही काम में लगे थे। वो तो मैं करने देने से रही। फिलहाल आपकी शकुंतला को लेकर जा रही हूँ, फिर कभी बचा हुआ काम कर लेना। श्रुति ने पलक का हाथ पकड़ उसे ले गई नीचे। साहिल हाथ मलते ही रह गया। घर आते ही श्रुति मानो कोई जंग जीत कर आई हो इतनी खुश थी। शाम को खाने पर अविनाश ने अपनी आदत से मजबूर श्रुति की बात और डॉक्यूमेंट वाली बात का जिक्र छेड़ ही दिया। वो खाने पर ही श्रुति की बेवकूफी और काम न करने की लिस्ट बना बना कर मम्मी पापा को सुना रहा था। हमेशा अपने आप को डिफेंड करने वाली श्रुति आज चुपचाप थी। वो ये बताना ही नहीं चाहती थी कि उसने खुद होकर उसके कंपनी को मेल कर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी भी कर ली है। अविनाश को मेल आया भी हो तो उसने घर आने की जल्दी में शायद देखा ना होगा। अविनाश को आज 2 निवाले ज्यादा खाने का मन हुआ, क्योंकि श्रुति को खरी खोटी सुनाकर उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिल रही थी। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि घर के सब लोग श्रुति ने कैसे काम दोपहर में निपटा लिया है ये जानते थे। असल में वो भी श्रुति के ही प्लान में शामिल थे और श्रुति से मिले हुए थे। अब अविनाश को बोलने पर श्रुति क्या जवाब देती है, इस पर सबकी नजर मानो गड़ी हुई थी। अविनाश ने खाने के टेबल पर श्रुति के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां दे मानो अपने दिल की भड़ास निकाल ही दी थी। वो मन ही मन भरपेट खाना खाकर संतुष्ट तो हुआ ही था और साथ में उसे आत्मिक आनंद भी मिला था। ऐसा बार बार थोड़ी ही होता था कि श्रुति कहीं गलती करे और कोई उसकी गलती पकड़े। इस बार तो श्रुति से मानो बहुत बड़ा अपराध ही हुआ था और इस गुनाह के लिए आगे के 2-4 दिन तो उसे ताना देना मानो अविनाश का हक बनता था। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस गलती के लिए वो अपनी ही बीवी को इतनी खरी खोटी सुना रहा था वो तो श्रुति दोपहर को ही सुधार चुकी थी। हाय, ये बात अब अविनाश को सुबह ऑफिस जाकर ही पता लगने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बातें फिर वापस नहीं आती। अविनाश की यही बातें और श्रुति की घर वालों के सामने हुई बेइज्जती अब वापस आने से थी। श्रुति अपनी सासू माँ के साथ किचन साफ करने में लगी थी। उसने शाम को आते ही घर वालों को ये बात कही थी और अविनाश को सरप्राइज देने के चक्कर में सबसे ये बात छुपाने को भी कही थी। पलक का क्या था, वो अपनी ही धुन में मग्न थी, सो वो इस झमेले में नहीं पड़ी। सासू माँ को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो जानती थी कि श्रुति इसकी बेडरूम में अच्छी खबर लेगी। इधर पापा जी और अविनाश दोनों रात को मैच देखने में मग्न थे। पापा जी से आखिर रहा ही नहीं गया। एड के चलते उन्होंने बात छेड़ ही दी। बेटा दीपू, एक बात कहनी थी कि आज तुमने जो खाने की मेज पर बहू को खरी खोटी सुनाई वो बिल्कुल ठीक न था। कोई श्रुति से ऐसी बड़ी गलती ना हुई थी जो उसे इतना सुनाने की जरूरत थी। और फिर श्रुति ने तो। पापा आगे कुछ कहें इससे पहले ही अविनाश ने बड़े गर्व से कहा, पापा मैंने बिल्कुल ठीक किया। आप दोनों ने बहू बहू कहकर उसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। आज जो गलती हुई है उससे उसका मेरे साथ जाना भी डिले हो सकता है। आप सभी यही चाहते हैं ना कि श्रुति मेरे साथ जाए।
तो ऐसी गलतियां करके तो उसका मेरे साथ जाने से रहा। दिक्कत मुझे नहीं बल्कि उसे होने वाली है। फिर बाद में हाथ मलते रहने से अच्छा है कि डांट पड़े। आज सबके सामने डांटा तो देखना कि कल के कल श्रुति अपने डॉक्यूमेंट डर के मारे तैयार रखेगी। आखिर उसे भी पता होना चाहिए कि पति जितना प्यार करता है उतना ही सख्त भी है। देखो पापा, कल क्या कमाल होता है। अविनाश ने चश्मा लगाते हुए गर्व से कहा। देख रहा हूँ बेटा कि तेरा आज रात का आने वाला भविष्य उज्जवल है। मैं बस तुझे आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। एक बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूँ। हमारी शादी को 35 साल होते आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि 4 लोगों के सामने मैंने तेरी मम्मी की बेइज्जती की हो। अच्छा नहीं लगता और ये सही भी नहीं है। मियाँ बीबी का झगड़ा और प्यार या फिर तकरार, ये 4 दीवारी के अंदर ही ठीक होता है। बीवी आखिर बीवी होती है, उसे कभी भी छेड़ो मत, हालत खराब हो जाती है। आज जो तुम इतना गुरूर कर रहे हो, कहीं आधी रात को पछतावा करने की नौबत ना आए। और तुम्हारी जो बीवी यानी कि मेरी बहू जो इतनी शांत है ना, वो किसी गिल्ट की वजह से बिल्कुल नहीं है। इसे कहते हैं तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। तुम्हारा भी कुछ वही हाल होना है। सोच लो और बिना कुछ सोचे समझे सॉरी बोल दो। अभी भी वक्त है और बाजी तुम जीत सकते हो। सोचो इस बाप की बातों को और जरा गौर करो बरखुरदार। पापा जी उसे ये अनमोल सलाह देकर सोने के लिए निकल लिए। अविनाश को आखिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पापा ये क्या बोल गए। वो भी अपने बेडरूम की ओर हो लिया। बेडरूम में कोई नहीं था। लगता था जैसे श्रुति को आने में देर थी। उसने बेडरूम में टीवी लगाकर वेब सीरीज देखनी शुरू कर दी। आधे 1 घंटे में श्रुति ने मानो एंट्री की अपने कमरे में। आते ही श्रुति बिना अविनाश से बात किए सीधे बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। नाइट गाउन पहनकर वो शीशे के सामने बैठ गई और अपने हाथ पांव को मॉइस्चराइजर लगाने लगी। बड़ी शांत और गुमसुम सी थी श्रुति। उसे ऐसा शांत देख मानो अविनाश को और मजा करने की सूझी। कोई नहीं श्रुति, मुझे पता है कि मेरे साथ रह रहकर तुम मेरा गुण सीख ही गई हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम जरूर आज की गलती दोबारा नहीं दोहराओगी। श्रुति का मानो बांध टूट गया। अब तो सीधे आकर वो बेड पर बैठ गई अविनाश के सामने। उसने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। आप जानते हैं कि मेरी दादी के गांव में एक मान्यता है। कौन सी मान्यता श्रुति? गांव के बाहर एक नदी है और उस नदी में काफी पानी है। वो पानी 12 महीने कभी सूखता नहीं है, श्रुति ने कहा। तो क्या इसमें? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। कहते हैं कि उस गांव में जितनी भी लड़कियां बहू बनकर आई और आगे जितनी भी लड़कियां हुईं, वे बहुत चालाक और चतुर निकली। उस नदी के पानी में ऐसा जादू है कि वो लड़कियों और औरतों को इतना निडर और ताकतवर बनाती है कि कोई उन्हें छेड़ कर देखे, उसी नदी में डुबो डुबो कर उस शख्सियत की मानो मौत ही हो जाए। श्रुति ने कहानी सुनाई। क्या मतलब है तुम्हारा? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है पतिदेव कि उस गांव के जो मर्द थे ना, वो अपने आप को बड़े 30 माह खां समझते थे। हमेशा औरतों को अपने पैरों की जूती समझते थे। एक बार मेरे दादाजी ने भी वही गलती कर दी। दादी से कुछ छोटी सी गलती हुई और दादाजी ने सबके सामने दादी जी को बड़ी खरी खोटी सुनाई। दादी जी के दिल को बड़ी ठेस लगी। इतना कम था कि दादाजी ने पंचायत के सामने दादी को मारा। हो गया। उस रात को दादी नदी से मटका भर लाई थी पानी का। उन्होंने उस मटके का पानी पिया और रात को दादाजी ने दारू पी ली। फिर रात को कुछ कही सुनी हुई और फिर बंद दरवाजे के अंदर जो सुताई हुई दादाजी की दादी के हाथों से कि पूछो मत। रात भर दादाजी पिटते रहे, लेकिन बाहर वालों को और घर वालों को कानों कान खबर न हुई। ये कैसे हो सकता है श्रुति? अविनाश ने गंभीर होकर कहा। हुआ था सच्ची। झूठ लगे तो पूछ लो मेरी माँ से। तब से लेकर आज तक यही होता आ रहा है गांव में। किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं होती अपनी बीवी पर हाथ उठाने की। इसी डर से तो मेरे पापा व्यापार के बहाने कानपुर शिफ्ट हो गए। लेकिन मेरी माँ भी चालाक थी। वो हर महीने किसी न किसी बहाने से वहाँ की नदी का पानी किसी के हाथों से मंगवा लेती थी। जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने पापा जी को कभी मम्मी पर चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा, ना ही गलती होने पर या कोई भी कारण से। अच्छा, अविनाश संभल गया जरा। हाँ ना? और मजे की बात है कि उस नदी का पानी, मेरी दादी के गांव का पानी
मम्मी मुंबई तक ले आई। उन्होंने गंगा जल की तरह बोतल में भरकर रिया को भी पार्सल दे दिया और मैं भी साथ में ले आई हूँ। श्रुति ने हंसते हुए कहा। वो पानी तो खासकर रिया के लिए लाया गया था, पूछो क्यों? श्रुति ने अविनाश से पूछा। मैं क्यों पूछूं भला, मुझे ऐसी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, अविनाश ने कहा। नहीं नहीं, आपके मुंह से ऐसी सत्यवादी बातें जरा भी शोभा नहीं देता। वाली का वाल्मीकि होते हुए लिखा गया है पुराण में, लेकिन आप पर वो बिल्कुल सूट नहीं होता। आप डाकू किस्म के इंसान पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। श्रुति ने बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा। मेरी गलती क्या है आखिर जो ऐसी बातें किए जा रही हो? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। अच्छा रुको जरा आप। श्रुति ने एक लंबी सांस ली और अपनी बात पूरी करने के लिए मुंह खोला। तो पानी की जरूरत ज्यादा से ज्यादा रिया के लिए थी। भले ही ऊपर से सब ठीक ठाक चल रहा है उसके घर संसार में, लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में हो तो बर्तन को बर्तन बचते ही हैं। सास उसकी कितनी भी अच्छी और भली हो, लेकिन जो बाकी की सास है वो उसकी सास में दम करने के लिए काफी है। उसकी बाकी की चचेरी सासें जो हैं, उनसे इनकी सास बहू की जोड़ी हंसते खिलखिलाते कुछ रास नहीं आती, इसलिए आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ लाने की पूरी कोशिश में रहती हैं। इसलिए चाची ने मम्मी से वो पानी मंगवाया था। श्रुति ने बात खत्म की। कैसी माँ है रिया की और कैसी दोस्त हो तुम उसकी? घर में शांति रहने की सलाह देने की बजाय तुम भले पूरे परिवार में क्या झगड़ा लगाने की ताक में हो क्या? धिक्कार है तुम औरतों की सोच में, और ऐसी बातें दिमाग में आती कहाँ से तुम औरतों में? सीधी सादी जिंदगी पसंद ही नहीं तुम लोगों को। रिया को वो पानी पिलाकर तुम उसका घर आबाद नहीं तो बर्बाद करने पर तुली हुई हो। मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ऐसा कतई नहीं होने देता। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो रिया के बारे में? नहीं, मुझे जल्द से जल्द अक्षय को ये बात बताकर वो पानी का मटका ही नष्ट करवा देना चाहिए। अविनाश ने अपनी बात को सामने रखा। हो गई बकवास तुम्हारी, या और भी कोई जहरीली बातें बोलनी है तुम्हें? जब से आए हो तब से देख रही हूँ कि बस तवे पर बैठकर तप रहे हो, कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहते हो। बकवास खत्म नहीं होती तुम्हारी। दोपहर से मेरे नाम की जप लगाए बैठे हो। इतना तो सुना चुके हो कि कान पक गए मेरे, और कान में मैं कच्चा आम रखती तो आम भी पक जाते। डिग्री लेने से पहले जली कटी सुनाने की क्लास या लेक्चर लिया करते थे क्या किसी खड़ूस सास से? या फिर तुमने जरूर ललिता पवार की सास की फिल्म देख ली जो तुम वो डायलॉग मुझ पर आजमा रहे हो? नहीं नहीं, जरूर पिछले जन्म में तुमने मेरी सास का जन्म लिया होगा, जो उस जन्म नहीं बदला ले सके तो इस जन्म ले रहे हो। इतना तो मेरी सगी सास नहीं कोसती मुझे जितना तुम जुर्म ढा चुके हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो कि खबरदार जो मेरे मायके वालों के बारे में बात की तो। आधी अधूरी बात सुनकर अपनी लंबी चौड़ी राय बनाकर बुत की तरह बैठ गए हो। वो पानी मेरी माँ ने और हमारी चाची ने रिया को पीने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसकी सास को पीने के लिए दिया है। घर की सबसे बड़ी बहू है, लेकिन कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दे पाती हैं। वो सबकी बातें हंसते हंसते सुन लेती हैं और घर को जोड़े रखने के लिए सबकी बातें सुन लेती हैं। रिया ने आवाज उठाने की कोशिश की और अपनी सास की साइड ली, लेकिन बाकी सासू माँ ने मिलकर इन दोनों को ही अकेला गिरा दिया। ऐसे वक्त भला उसे सहारा देने के लिए मेरी माँ ने गांव का पानी मंगवाया। रिया अकेली ही भारी है 10 औरतों पर, और उसे पानी की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी सास को जरूरत है। जब इस जादुई पानी के बारे में अक्षय जीजू को बात बताई तो उन्होंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बल्कि वो भी इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने तो उल्टा ये आइडिया दे दिया रिया को कि अगर पानी में जादू है तो उनकी माँ को पिला दे। कई बरसों से वो अपनी मम्मी के ये स्वभाव और सबकी बातें सुनने से परेशान है। घर की औरतों के बीच क्या पड़े और क्यों घर की औरतों के बीच पड़े, इसलिए वो चुप थे। अब रिया नागपुर जाकर अपनी सास को ये गंगा जल पिलाने वाली है, जिससे उसकी सास काली का अवतार ले ले और खुद के लिए न्याय दे। इससे ज्यादा खुशी और किसे हो सकती है? देखा तुमने कि आधी अधूरी बातें कितनी घातक होती हैं। तुमने भी वही गलती की है अविनाश। मेरी आधी बात सुन ली और अपनी राय बनाकर अपनी ही मनगढ़ंत कहानी सुनाकर बोल बैठे। क्यों करते हो ऐसी गलतियाँ? और ये तो अभी इस बेड पर की गलती है आपकी। आपको पता है जब से घर पर आप आए हैं तब से मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने कितना कुछ नहीं कहा। श्रुति ने अब अपनी बात कही। ठीक है, अगर मैं इस बार गलत हूँ तो क्या, लेकिन दोपहर से जो बातें तुम्हें सुना रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। गलत तो तुम हो ही श्रुति, अभी तक तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला।
अविनाश ने बड़े अकड़ से कहा, गलती हो तो मैं सॉरी बोलूं ना पतिदेव। एक बार भी अकेले में आकर मुझसे बात नहीं की। दरअसल मैंने कोई गलती नहीं की थी, गलती सारी तुम्हारी थी। तुमने मेल पहले मुझे ठीक ढंग से भेजा नहीं, मेल आधा अधूरा था और मेल के हिसाब से मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन भी करके आपको और आपकी कंपनी को भेज भी दिया। जब सुबह मैंने वो मेल देखा, जब तुमने मुझे बुरी तरह से डांटा था, तब मैंने फिर से उसे रीचेक किया। दोपहर को घर जाकर, यानी कि मेरे मायके में जाकर पहले सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल के साथ जांचे परखे, उसको फिर से तुम्हारी कंपनी में यानी कि एचआर से बात करके रिकमेंड करके फिर से मैंने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए। जब तक तुम्हारी कंपनी का अफर्मेशन नहीं आता तब तक उसके पीछे भागती रही। मेरी गलती ये थी कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की निकली जिसको ये सारी चीजें करनी आती है। मैंने कंपनी को मेल किया, साथ में आपको भी मेल भेजा जो आपने दोपहर से देखा तक नहीं। मुझे आपको सरप्राइज देना था तो शाम को घर वालों को सारी बातें बताकर मैं खुश थी, लेकिन मेरी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपने मुझे ताने कसे, क्या कुछ नहीं बोल डाला। अकेले में बोलते तो ठीक था, लेकिन आपने सबके सामने मेरा अपमान किया, मेरी ईगो को ठेस पहुंचाई। मैं फिर भी एक अच्छी बहू के लिहाज से और पत्नी धर्म निभाते चुप रही। सोचा कि आपको अफसोस जरूर होगा, लेकिन मैं गलत थी अविनाश। आपके अंदर का गुस्सैल पति और उसकी अकड़ और रौब तो बढ़ते ही जा रहा था। श्रुति अब काफी इमोशनल हो गई थी। मन का सारा गुस्सा अब फूट फूट कर बाहर निकल रहा था। रिया को पानी देते हुए मेरी मम्मी और काकी को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे उस पानी की जरूरत पड़ेगी। वो यही बात कहती रही कि जैसे महादेव की खोपड़ी से गंगा नदी का उगम हुआ था, वैसे ही इस लड़की के अंदर एक गर्म नदी का वास वैसे ही है। मैंने भी पानी नहीं लाना चाहा, लेकिन फिर मुझे क्या हुआ कि मैंने भी पानी भरकर लाया और अब वो पानी पीने का वक्त आ चुका है। चुकीला माफी नाही। श्रुति ने पानी पीते हुए कहा, ये अचानक मराठी क्यों बोल रही हो तुम श्रुति? और मुझे ये सारी बातें तुम लोगों ने दोपहर को ही क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पता होता कि तुम सारे काम आज ही कर चुकी हो तो मैं ऐसे फटता ही नहीं। सॉरी श्रुति, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ तुमसे, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। पापा ने मुझे कही थी इशारे इशारों में कुछ बातें, लेकिन मैं बेवकूफ जो कुछ समझ ही नहीं पाया। आता माझी सटकली, आने डोके बेकार हो झाले आहे माझे। मुझे अब तुला मार कर ही चैन पड़ेगा। बोलो कि कैसे मार खाना पसंद करशील तू मुलगा। श्रुति के अंदर मानो कोई आत्मा आ गई थी, या फिर वो जानबूझकर ये नाटक कर रही थी। अविनाश तो डर के मारे भाग खड़ा हुआ बेडरूम से और सीधा नीचे हॉल में आ गया। अब आगे क्या होगा दोस्तों? क्या अविनाश की सच में पिटाई पड़ने वाली है? क्या श्रुति में सच में कोई आत्मा आ गई? क्या उसने जो अपनी दादी के गांव की बात बताई थी वो सच थी, या ये सब श्रुति का एक नाटक था? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आपको आज की कहानी का ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।